अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी। घर के आंगन में खड़े होकर रानी यानी कि मैं, तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से बाहर निकली और बोली, हाँ दीदी, मैं आ गई। जेठानी बोली, रानी, तुम्हारा नाम रानी है, लेकिन तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी, रात को नींद ही नहीं आई, नई जगह है इसलिए, और मन में थोड़ा डर भी था कि सुबह आंख नहीं खुली तो क्या होगा। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी, मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ आ गईं और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब, क्या यहीं तुम दोनों गपशप मारती रहोगी? हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं आना। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी, आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? तो रजनी दीदी मुस्कराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसे बहू आई है, ससुर जी के सामने खड़ी है और यहाँ बैठी है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मतलब क्या है। रजनी दीदी बोली कि आंटी जी, अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गईं। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चले गए। मैं साड़ी की दुकान पर बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी, तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। तो मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया, इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है इन्हें। तो अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है यह, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देखकर राहुल बाहर से भागकर अंदर आ गए और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मैं घबरा के बाहर दुकान से निकल आई और एक लंबा सा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आए और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगे। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो आप, गाड़ी थोड़ा स्लो चलाइए। हम घर पहुँचे ही थे, तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आईं, देखो आ गई ए रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आईं और बोली, माँ जी, मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, अभी तक मैं मामा जी को नहीं जानती, तो यह कैसे जानेगी? तभी माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस रजनी की। तभी राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ,
ये दोनों सही बोल रही हैं। अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ, आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। यह वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आईं और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नहीं झुकने दोगी। और अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लिया। और फिर माँ जी ने कहा कि शर्म घूंघट में नहीं, आँखों में होनी चाहिए। तो हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। और माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले से लगा लिया और घूंघट ना करने के भी पूरी छूट दे दी। दोस्तों, सही कहते हैं कि शर्म और इज्जत घूंघट में नहीं होती है। इज्जत हमेशा मर्यादा में रहने पर ही होती है। रिश्ता चाहे जो भी हो, लोग अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रखना है। दोस्तों, यह खूबसूरत कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और साथ ही ऑल पे भी क्लिक करके